नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण पर बात करने वाले हैं। ये एक संसदीय प्रतिनिधि के अनुभव पर आधारित है। हाँ, और ये उस समय की बात है जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। बिल्कुल। और उसके बाद भारत ने दुनिया भर में जो कूटनीतिक कोशिशें की, ये विश्लेषण उसी पर रोशनी डालता है। सही कहा। हमारा मकसद है ये समझना कि उस अहम मौके पर भारत ने दुनिया को अपना पक्ष कैसे समझाया और इससे हमें क्या सीख मिलती है। जैसे राष्ट्रीय एकता कितनी जरूरी है या अपनी बात साफ-साफ कहना कितना मायने रखता है। और हाँ, कूटनीति में दूर की सोच मतलब स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की भूमिका भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो थी राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन। हाँ, ये वाकई कमाल का था। मतलब अलग-अलग पार्टियों के सांसद, अलग राज्यों से अलग धर्मों के लोग, सब एक साथ एक आवाज में बात कर रहे थे। और ये सिर्फ भारत के अंदर के लिए नहीं था, दुनिया को दिखाने के लिए था। बिल्कुल। जब ये प्रतिनिधिमंडल मान लीजिए गुयाना के राष्ट्रपति से मिले या अमेरिका के उपराष्ट्रपति से, और उन्होंने देखा कि भारत के अलग-अलग नेता राष्ट्रीय मुद्दे पर एक साथ हैं, तो इसका असर बहुत गहरा पड़ता है। हाँ। इससे आपकी बात में वजन आता है, आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है। हाँ, और इन डेलीगेशंस का एक बहुत क्लियर मतलब एकदम साफ लक्ष्य था वो था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को सही से जानकारी देना। कि ये क्यों करना पड़ा, है ना? हाँ, कि ये क्यों जरूरी था कि ये हमले सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर थे। बहुत नपातुला ऑपरेशन था। और ये कि किसी आम नागरिक को या पाकिस्तानी फौज के किसी ठिकाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। बिल्कुल। इसे एक तरह से आत्मरक्षा का मतलब सेल्फ डिफेंस का एक जरूरी और वैध कदम बताया गया। और इसका असर भी हुआ, जैसा आपने कहा। वो कोलंबिया वाला उदाहरण काफी दिलचस्प है। हाँ बिल्कुल। उन्होंने पहले तो एक बयान जारी किया जिसमें कथित सिविलियन कैजुअलिटीज पर चिंता जताई थी। अच्छा। लेकिन जब भारत ने पूरी दृढ़ता से फैक्ट्स के साथ अपना पक्ष रखा तो उन्होंने न सिर्फ अपना वो शुरुआती बयान वापस लिया, वाकई। हाँ, बल्कि भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन भी किया। तो ये दिखाता है कि अगर आप अपनी बात सही तरीके से और मजबूती से रखें तो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। सही कहा। और इसके साथ ही लगातार ये बताना भी जरूरी था कि आतंकवाद का जो खतरा है उसकी जड़ें सीमा पार हैं। हाँ, मतलब पाकिस्तान का जो रोल है उसे उजागर करना। प्रतिनिधि मंडलों ने इस बात पर बार बार जोर दिया कि ये खतरा कितना गंभीर है। वो वॉशिंगटन डीसी वाली बातचीत का जिक्र भी है स्रोत में। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि वहाँ पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद था। ओह, फिर क्या हुआ? उसके बावजूद अमेरिकी अधिकारियों ने न सिर्फ भारत की चिंताओं को माना बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये भारत के लिए एक तरह से समर्थन जैसा था? बिल्कुल। ये दिखाता है कि भारत का जो तर्क था उसे गंभीरता से लिया जा रहा था, पाकिस्तान की मौजूदगी के बावजूद। अच्छा, अब कूटनीतिक और सैन्य दबाव के अलावा एक और पहलू है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है। वो है भारत की सॉफ्ट पावर और एक खास रणनीति का भी जिक्र है। हाँ, सॉफ्ट पावर, और उसमें ऑपरेशन सिंदूर नाम का भी जिक्र है। ये नाम अपने आप में काफी कुछ कहता है ना। इसका एक सांस्कृतिक जुड़ाव है, एक भावनात्मक पहलू है। सही। और भारत की सॉफ्ट पावर जैसे योग है, बॉलीवुड है, हमारी परंपराएं, इनकी दुनिया भर में अपील है। हाँ, और ये सिर्फ सांस्कृतिक चीज ही नहीं है, ये कूटनीति में भी काम आ सकती हैं। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत भविष्य की रणनीति के लिए 3T का एक फॉर्मूला देता है। 3T? वो क्या है? टेक यानी तकनीक, ट्रेड यानी व्यापार, और ट्रेडिशन यानी परंपरा। टेक, ट्रेड, ट्रेडिशन। दिलचस्प है। तो इसके पीछे सोच क्या है? देखिए, टेक का मतलब है कि भारत खासकर एआईएचएस दौर में तकनीकी इनोवेशन पर फोकस करे, दुनिया की समस्याओं के हल में योगदान दे। ओके। ट्रेड यानी व्यापार, तो जाहिर है आर्थिक तरक्की के लिए, दुनिया में अपना कद बढ़ाने के लिए, और खास तौर पर चीन के मुकाबले में अपनी व्यापारिक स्थिति मजबूत करनी है, उसमें विविधता लानी है। और ट्रेडिशन, परंपरा? हाँ, ये भारत की अनोखी ताकत है। अपनी सांस्कृतिक विरासत का इस्तेमाल कूटनीतिक रिश्तों को गहरा करने, एक समझ बनाने के लिए करना। ये एक ऐसा टूल है जो शायद ही किसी और के पास हो। ये तो हुई भविष्य की बात। उस समय रणनीतिक जुड़ाव पर भी काफी जोर था, है ना? जैसे पनामा, गुयाना, कोलंबिया, ब्राजील। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ रैंडम मुलाकातें नहीं थी, हर देश के साथ जुड़ने का एक रणनीतिक कारण था। जैसे पनामा ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट का समर्थन किया था। अच्छा। गुयाना उस वक्त यूएनएससी का अस्थायी सदस्य था और वहां तेल के बड़े भंडार भी मिल रहे हैं।
कोलंबिया भविष्य में यूएनएससी में आ सकता है। ब्राजील ब्रिक्स का अहम सदस्य है। तो इन सभी मंचों पर भारत का संदेश क्या था? संदेश बहुत सीधा और साफ था। देखिए, भारत विकास पर ध्यान देना चाहता है। आतंकवाद इसमें एक बड़ी रुकावट है। हम पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी शांति ही चाहते हैं। लेकिन अगर हम पर हमला होगा तो हम जवाब देंगे। शांति से ही सबकी भलाई है, समृद्धि है। ये मुख्य संदेश था। एक और जरूरी बात जो स्रोत में सामने आती है वो है पब्लिक डिप्लोमेसी की जरूरत, यानी आम जनता तक, थिंक टैंक्स तक, मीडिया तक अपनी बात पहुंचाना। हाँ, ये बहुत जरूरी है। प्रतिनिधि मंडलों का स्वागत तो हुआ, बातचीत भी हुई, लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि खासकर पश्चिमी मीडिया में जो गलत सूचनाएं फैलती हैं, हाँ, नैरेटिव का खेल, बिल्कुल, उसका मुकाबला करने के लिए लगातार और गहराई से संवाद करते रहना पड़ता है। यहां भारत शायद और बेहतर कर सकता है। अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं कहेंगे तो कोई और उसे अपने तरीके से कहेगा। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख है राष्ट्रीय एकता की ताकत। फिर अपनी बात साफ और तथ्यों के साथ रखना कितना असरदार होता है। सॉफ्ट पावर का रणनीतिक इस्तेमाल। हाँ, और पब्लिक डिप्लोमेसी, मतलब लगातार संवाद करते रहने की जरूरत। और भविष्य के लिए वो 3T वाली रणनीति, तकनीक, व्यापार और परंपरा, और कुछ खास देशों और क्षेत्रों पर ध्यान देना। हाँ, जैसे दक्षिण और मध्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र, ब्राजील, गुयाना, इन रिश्तों को और मजबूत करना। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचने के लिए, कि भारत अपनी परंपरा की इस अनूठी शक्ति का इस्तेमाल वैश्विक मंच पर और ज्यादा प्रभावी ढंग से कैसे कर सकता है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है, खासकर तब जब उसे अपनी सुरक्षा चिंताओं और विकास की उम्मीदों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाकर चलना है। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।